हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे मध्य युग। ठीक है, मध्य युग में नवप्लेटोवाद कि जो ये प्लेटो थे, अरस्तु थे, इनके बाद क्या हुआ था, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए, और आजकल बहुत अच्छा जो है क्लास चल रहा है, बहुत अच्छा वीडियो भी ठीक ठाक चल रही है, आप लोग से प्यार भी मिल रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। चलो देखते हैं। अरस्तु की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, अरस्तु के मृत्यु के पश्चात यूनान में दार्शनिक विचारधारा का उत्तरोत्तर हास्य होता गया। यानी कि जब अरस्तु की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है ये जो दार्शनिक यूनान की धारा था, इसमें गिरावट आने लगा। ठीक है, यह धारा पूर्ण अवरुद्ध तो नहीं हुई, किंतु वेग अवश्य मंद पड़ गया। इन्होंने कहा कि यह धारा ख़त्म तो बिल्कुल से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये जो जिस तरह से बढ़ रहा था उसकी जो चाल थी वो धीमी पड़ गई, मंद पड़ गई। ऐसा कोई महान दार्शनिक उत्पन्न नहीं हुआ जिसने दर्शन जगत को कोई मौलिक विचार प्रदान किया हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि उनके बाद ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कोई नई चीज़ को खोजे। वो लोग उन्हीं के जो है पद चिन्हों पे चढ़ रहे थे। आगे देखो, एक दो विचारक हुए भी वे प्लेटो, अरस्तु आदि के विचारों का संग्रह करना ही अपना सफलता समझते थे। उन्होंने अरस्तु की व्याख्या एवं तुलना करने में ही अपनी शक्ति लगाई। तो ये कहते हैं कि जो एक दो विचारक हुए भी ना, तो वो सिर्फ अरस्तु और प्लेटो के विचारधारा को व्यक्त करना, समझना, इसी में वो अपनी शक्ति लगाएं और इसी को बहुत बड़ा कार्य समझते थे। वो नया कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, अरस्तु एक प्रकार से विश्वकोश थे। इनके बाद के विचारकों को हम संग्रहवादी कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो अरस्तु थे वो विश्वकोश थे। विश्वकोश मतलब वो बहुत बड़े जो है विचारक थे ही, और इनके बाद जो हुए वो संग्रहकर्ता हुए। अब संग्रहकर्ता का मतलब ये समझिए कि जैसे आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, चित्रकार हो, और लोग तुम्हारे चित्र ले जाके सिर्फ इकट्ठा करें, अपने यहाँ रखें, यानी कि उनके जो विचार तो बहुत विस्तृत थे, उसी विचार को ये लोग जो है अपनाएं और उसी में संशोधन करके अपने अपने जो है विचार रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तुतः इस समय में प्रतिभा का अकाल तो नहीं था, किंतु एक ऐसा धर्म प्रधान वातावरण निर्मित हो गया तथा अर्थ की शक्ति और राजनीतिक शक्ति इतनी व्यापक हो गई थी कि उसका आदेश ही संपूर्ण यूरोप पर हावी रहता था। ठीक है, ये कहते थे कि राजनीतिक शक्ति इतना व्यापक हो गई कि उसका आदेश ही पास सारे यूरोप पर जो है हावी था। जैसे मान लीजिए आज अपने यहाँ की स्थिति है, सरकार जो है जनता की कुछ नहीं सुन रही, बच्चे धरना दे रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और तमाम अराजकता फैल रही है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो राजनीति वाले थे उतना बढ़ गया था, उनके आदेश की पूरा हावी हो गया। धर्म और साहित्य तथा कलाओं का विवाद तो काफ़ी पुराना है, जिनका प्राचीनतम उल्लेख प्लेटो के विचारों से मिलता है। ये कहते हैं कि कला, साहित्य और संगीत में जो विवाद था वो आज का नहीं है, वो बहुत प्राचीन है, प्लेटो के समय का ही है। ठीक है, उनके समय ही, उनके विचारों से ही मिलता है। आगे, जब भी धर्म की प्रभुता बढ़ती है, जब भी धर्म की प्रभुता बढ़ती है, समाज में विशुद्ध साहित्यिक विकास कठिन हो जाता है। इस काल में धर्म के प्रभुत्व के कारण जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे वे चर्च में दीक्षित हुए, और इसलिए वे साहित्य और कला के निर्माण का क्षेत्र सूना हो गया। ठीक है, दूसरे जो काव्य और कला, ठीक है, दूसरे जो काव्य और कला की बात होती है को आत्मिक विकास का अवरोधक माना जाता है। काव्य और कला का आत्मिक विकास का अवरोधक माना जाता है। इनके अध्ययन और अध्यापन पर प्रतिबद्ध
लगा दिए गए। और जिस प्रकार प्लेटो ने कवि को आदर्श गणराज्य से निष्कासित करने का सुझाव दिया था, क्योंकि कविता वासनाओं को सींचती है, उसी प्रकार शक्ति पा लेने के पश्चात धर्म ने साहित्य व कला को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तो देखिए, कल वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि प्लेटो कहते हैं कि जो है होमर के बारे में कहते हैं कि उनकी जो रचना है उसमें अश्लीलता है और दर्शक को ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ऐसे कवि को जो है गणराज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी कि अपने देश से बाहर निकाल देना चाहिए। तो वही चीज़ आज यहाँ भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्लेटो ने कवियों के आदर्श गणराज्य से निष्कासित करने का सुझाव दिया था, क्योंकि कविता वासनाओं को सींचती है, उसी प्रकार शक्ति पा लेने के पश्चात धर्म ने साहित्य व राज्य को अपने गणराज्य से निष्कासित कर दिया। कि जैसे वो सलाह दिए थे कैसे लोगों को भगा देना चाहिए, तो उस समय वैसे ही भगाने लगे। ठीक है, इतने सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद भी लोक साहित्य एवं कला की धारा विकासमान रही, जिसके जीवन के सहज आवेगों एवं स्थितियों का प्रकाशन होता रहा। किंतु सभ्य समाज कलात्मक सर्जना के व्यापार हेतु अवकाश नहीं था। इस युग में वास्तुकला का विकास किलों तथा गिरजाघरों के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इस कला को सुरक्षा एवं धर्म की दृष्टि से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, क्योंकि काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि धार्मिक उन्नति का विरोध मानकर विकसित नहीं होने दिया। ठीक है, वस्तुतः युग में वस्तुतः इस युग में संपूर्ण ज्ञान साधना का केंद्र ईसाई धर्म था, इसलिए ज्ञान साधना धर्म के केंद्र में संबंधित रही। उनका पूर्ण विकास हुआ और जो इसके विरोध के कारण इससे विचित्र रही, वे जीर्ण हो गई। इस समय में कला व मानव जीवन का प्रति लोगों की कोई विशेष रुचि भी नहीं थी। जो कुछ यूनानी सभ्यता में हो चुका था, उन्हीं की पुनः स्थापना का कार्य होता। ये कहते हैं कि जो यूनान सभ्यता में जो पहले कुछ विचार, जो पहले रचना, जो कुछ हो गया था, सिर्फ उसी पर विचार करते थे, कोई कुछ नया चीज़ें जो है खोज नहीं करते थे। कलाओं के क्षेत्र में वास्तुकला के पश्चात मूर्तिकला का विकास हुआ। इसमें भी चित्रों का अधिक विकास हुआ, जिसमें इतनी गहराई खुदाई है कि 3 स्तर दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण है कलम ऑफ ट्राजन। ठीक है, कलम ऑफ ट्राजन ये यूरोप कला ऑफ ट्राजन यूरोप की है। व्यक्ति चित्र का भी प्रचलन हुआ, जिसमें यथार्थवादी अधिक है। ये कहते हैं कि इसमें जो है लोगों के चित्र भी बनाए गए, लेकिन इसमें यथार्थवादी चित्र यानी कि रियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा जोड़ा गया। चारित्रिक गुण भी व्यक्ति चित्रों में प्रकट करने का प्रयास किया गया। प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला तथा गोथिक कला धार्मिक रहस्यात्मकता का ही परिणाम है। क्या ये कहते हैं कि इसी का ही यह परिणाम है। अब आगे देखते हैं। इस कला और सौंदर्य संबंधित विचार धर्म एवं नैतिकता से आक्रांत थे। रंगमंच आदि की निंदा की थी। नाट्य संवादों को हवा और धुआं कहा गया। इन्होंने जो नाट्य में संवाद होते हैं, वार्तालाप, डायलॉग बोलते हैं, ये उसको हवा और धुआं कहा है। गंदी साज, ये संत ऑगस्टाइन के विचार थे। ये जो
रंगमंचीय सज्जा विलासितापूर्ण पागलपन है, इसके प्रति प्रेम दिखाना एक गंदी साज है, ये ऑगस्टाइन ने कहा। एक परिभाषा आप देखेंगे कि विलासिता से पूर्ण चित्रण या विलासिता को किसने ज़्यादा प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है, तो ऑगस्टाइन, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। रंगमंच और नाट्य पाप के घर माने जाते हैं। ये कहते हैं कि जो रंगमंच और नाटक होते हैं ये पाप के घर होते हैं, क्योंकि यहीं से लोग बनते हैं और बिगड़ते हैं। आज के समय में अगर देखें तो सोशल मीडिया जो है यह पाप का घर है, क्योंकि आजकल जो है हर तरफ अश्लीलता, अभाव, अन्याय, यही सब चीज़ें दिखाई जा रही है। संत जोराम ने कहा था कि स्वर्ग में वह न्यायाधीशों के समक्ष देवदूतों द्वारा कीड़े खाते नीले पड़ गए थे, क्योंकि उनकी गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने सिसरो की प्रशंसा की थी। ठीक है, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिसरो की प्रशंसा की थी। संत वेसिल तो खिलखिलाहट या हंसी दुराचारिता पर लिखते हुए कहा कि यह एक शारीरिक उत्तेजना है जिसे ईसा ने कभी अनुभव नहीं किया। क्या? जिसे ईसा मसीह ने या ईसा प्रभु ने कभी जो है अनुभव ही नहीं किया। ठीक है, आगे देखो। प्रारंभिक ईसाई नैतिक प्रतिबंध अपने सर्वांगीण रूप प्लेटो के कला संबंधित दो मुख्य निषेधों का ही प्रतिरूप है, जो अपने रिपब्लिक के 10वें अध्याय में बताएं कि प्रथम में प्लेटो ने कहा था कि कविता एवं चित्रकला अपनी असत्य कल्पनाशीलता के गुण के कारण सत्य और ईश्वर से दुगनी दूरी पर है। ठीक है, इसी आधार पर ईसाई विचारकों ने यह धारणा प्रस्तुत की कि भ्रमात्मक कला, विशेषतः रंगमंचीय कला, अपकर्षण तथा आरंभ से ही मिथ्यावादी थी। प्लेटो का दुष्प्रिय मत था कि अनुकरण कलाएं उत्तेजनाओं को खींचती हैं, इसलिए ईसाई ने भी ललित कलाओं को उत्कृष्ट माना तथा धर्म सत्य से परिपूर्ण कलाओं को ही श्रेष्ठ माना है। ठीक है, इसके बाद प्लेटो क्या कहते हैं? इसके बाद प्लेटो के समान ही उन्होंने कला फुसलाने वाला आकर्षण कहा और उस पर मिथ्यावादी इंद्रिय सुख प्रधान अपकर्ष की ओर अग्रसर करने वाली अत्यंत हानिकारक बताकर आरोप लगाया। कविताएं भी निकृष्ट हैं क्योंकि उसकी लय के साथ आत्मा अपने सौंदर्य से गिनती है। क्या? अपने सौंदर्य से गिनती है। नैतिक आग्रह के अतिरिक्त मध्य युग में सौंदर्य शास्त्र के प्रायः विलोप होने का कारण भी है कि उन्होंने सौंदर्य की देवी का नाम जोड़कर यह भ्रांति उत्पन्न की। किसकी? सौंदर्य की देवी का नाम जोड़कर उन्होंने यह भ्रांति उत्पन्न की। ईसाई विचारकों के लिए ईश्वर के अतिरिक्त, ठीक है, कुछ भी पवित्र व सत्य नहीं था। परमात्मा ही प्रत्येक निर्माण का एकमात्र विचारक था। ईश्वर जिसने सभी वस्तुओं का निर्माण किया है वही सत्य है, अवर्णनीय है तथा अदृश्य है, दैवीय, प्रतिमाड़ और अनुपात के सौंदर्य हैं, सत्यता परलौकिक है। यह बात कैथोलिक धर्माध्यक्षों में अपनी निष्ठा के फलस्वरूप ईसा के पुनर्जन्म से जोड़ी है। उनका विश्वास था कि ईसा मृत्युपरांत जब कब्र से उठे तो उन्होंने शारीरिक आत्मिक दोनों रूप से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक वस्तु के अर्थ को पारलौकिक से संबंधित किया। इसी प्रकार कैसे? इसी प्रकार, ठीक है, ये कहते हैं कि इसी प्रकार से
मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर कोई पुस्तक लिखने का प्रयास नहीं किया गया। ये कहते हैं कि जब मध्य युग की बात होती है, जिसमें प्रारंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस और गोथिक वाली जो मध्यकाल है ना, इस पर ये कहते हैं कि कोई भी इस पर पुस्तक लिखने का कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, कुछ विद्वान तो सौंदर्य शास्त्र का इतिहास लिखते हुए प्लटिनस के पश्चात सीधे 18वीं शताब्दी में पहुंच गए। क्या प्लटिनस के बाद ये लोग कुछ भी नहीं, सीधे 18वीं शताब्दी में। सोचो, 437, 427 इन सब में जो है कहाँ 5वीं शताब्दी के आसपास जो है ईसा मसीह की बात, प्लेटो अरस्तु की बात होती, फिर उसके बाद सीधे 18वीं शताब्दी तक पहुंच गई। वस्तुतः यह ठीक भी है, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र ईसाईयत के नैतिक प्रतिबंधों द्वारा कुचल दिया गया था। इस युग को सांस्कृतिक दृष्टि से पतन का युग एवं समान मानवीय दृष्टि से मानवता के उदय का युग कह सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आत्मिक विकास के बंधक मानकर महत्व नहीं दिया गया तथा आत्मा के विकास, ईश्वर के गुणगान एवं स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया गया। आत्मा, ठीक है, ये जो आत्मा की बात होती है, तो ये कहते हैं कि आत्मा के विकास, ईश्वर के गुणगान एवं स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया गया। आत्मा का परिमाण प्रेम, आनंद, शांति, नम्रता, संयम, सहनशीलता, दयालुता आदि गुणों को माना जाता है। क्रोचे ने अपनी पुस्तक में मध्य युग के इतिहास के 4 पृष्ठों में ही समाप्त कर दिया। इन्होंने सिर्फ 4 ही भाग में करके समाप्त कर दिया। कुछ विद्वानों ने तो इतना लिखना भी आवश्यक नहीं समझा। क्रोचे तो 4, ठीक है, क्रोचे तो 4 खंडों में या 4 पृष्ठों में समाप्त भी कर दिए, और जो दार्शनिक है तो कुछ भी लिखना नहीं संभव चाहा। उन्होंने कहा भैया हम कुछ लिखेंगे नहीं, क्रोचे ही लिख दिए, तो उनका मन कहे वो लिखे, हम लिखा बुखा बना, ठीक बा। तो ये कहा। फिर इसी क्रम में देखिए, कभी कभी हम छूते कुछ और हैं और छुआ कुछ और जाता है। तो 1000 वर्षों के उपरांत 13वीं शताब्दी में दांते एक ऐसे महान कृतिकार लक्षित हैं, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी के रूप में न केवल महान साहित्य रचना की, वरन साहित्य के संबंध में कुछ मौलिक प्रश्नों पर विचार किया। 1000 वर्ष बाद, यानी कि 13वीं सदी में दांते एक कविता डिवाइन कॉमेडी लिखे थे, आप जानते ही हो, उनकी पुस्तक है, कृत है। उन्होंने अपनी रचना के साहित्य में कुछ मौलिक प्रश्नों का विचार किया, उन्होंने कुछ नया उसमें जोड़ा, बाकी कुछ लोग नया नहीं जोड़े थे। इनके अनुसार वास्तविक सौंदर्य की अनुभूति आध्यात्मिक स्तर से ही की जा सकती है। सौंदर्य पर इन्होंने स्पष्ट विचार नहीं किए। मौलिक प्रतिभा एवं विचार के अभाव में कुछ विद्वानों ने दर्शन की अनेक शाखाओं के महत्वपूर्ण विचारों का संग्रह करना ही बेहतर समझा। ठीक, अब देखो अब हम अब मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा, ठीक है, सिसरो के बारे में।